हेलो एवरीवन। सो नुवामा वेल्थ पे आज हम डिस्कशन करेंगे। वेल्थ मैनेजमेंट स्पेस से दूसरी कंपनी का रिजल्ट आया इस क्वार्टर का। आनंद राठी को हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। इस कंपनी का कॉन कॉल मतलब काफ़ी टाइम के बाद है, 27 नवंबर को होगा, ट्यूसडे को जाके। कल भी कर सकते थे, काफ़ी सारी कंपनीज कल भी कॉन कॉल कर रही है, बट ठीक है, जब कॉन कॉल होगा तब उसको डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं नंबर्स इन्होंने कैसे रिपोर्ट करे, हमारी एक्सपेक्टेशंस क्या थी, इन्होंने लास्ट कॉन कॉल में कैसा गाइडेंस दिया था, और यहाँ से आगे का कैसा आउटलुक बन रहा है इस कंपनी का। तो सबसे पहले वैसे ये चीज़ हमने पहले भी डिस्कस करी है। किसी भी कंपनी का आप रिजल्ट डॉक ओपन करते हो और मतलब ऐसी चीज़ हम देखते हैं जो पहले के क्वार्टर्स में वो कंपनी मतलब हाईलाइट नहीं करती थी, तो इसका मतलब है कि नंबर्स को हमको थोड़ा सा और केयरफुली देखना है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर, वाई वाई सारी चीज़ें कंपेयर करनी है। सो यहाँ पे कंपनी क्या कह रही है कि वेल्थ मैनेजमेंट का जो हमारा रेवेन्यू है 9 मंथ्स का, उसमें ग्रोथ आई है 21% की रेवेन्यू में, और प्रॉफिट की ग्रोथ है 23% की। ये 9 मंथ का रेवेन्यू उन्होंने शो करा है। अगर हम Q3 की बात करें स्पेसिफिकली, तो इसमें रेवेन्यू की ग्रोथ है कंसोलिडेटेड लेवल पे, मतलब वेल्थ मैनेजमेंट बाकी सारे बिजनेसेस को ऐड करके। तो यहाँ पे ग्रोथ आई है कंपनी की 4% की। Q3 रेवेन्यू ग्रोथ 4%। Q2 में भी कंपनी का रेवेन्यू 4% से ग्रो करा था। फिर कॉस्ट, ये भी कंपनी का 4% से ग्रो किया, एंड एक्चुअली में इन्होंने कॉस्ट में बहुत अच्छा कंट्रोल दिखाया है। मतलब वैसे एक्सपेक्टेड ये था कि जब इनका कैपिटल मार्केट बहुत अच्छा कर रहा था, कैपिटल मार्केट मतलब वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, तब वहां पे मार्केट को ये एक्सपेक्टेशन था कि, मतलब एक्सपेक्टेशन क्या, डर था कि कल को चल के जब इस तरीके का मार्केट आएगा, बियर मार्केट आएगा, तो इनका ये वाला बिजनेस जो है ना, इनके ओवरऑल कंसोलिडेटेड परफॉर्मेंस को नीचे की तरफ लेके जाएगा, स्पेशली प्रॉफिटेबिलिटी के पॉइंट पे। लेकिन वहां पे इन्होंने बहुत अच्छे से मैनेज किया है यहाँ पे कॉस्ट वाले पार्ट को। फिर ऑपरेटिंग पैट अगर हम देखें कंपनी का, तो 4% की ग्रोथ है इसमें। अब ये एक एक्सेप्शनल आइटम आया है, वो जो गवर्नमेंट का जो न्यू लेबर कोड है उसकी वजह से 8 करोड़ का कॉस्ट इनका बढ़ गया है। तो ओवरऑल पैट आप देखोगे तो 250 करोड़ है। मतलब इसको एडजस्ट करके हम देखें तो 260-262 करोड़ का पैट है कंपनी का। एंड ये मतलब थोड़ा सा अनफॉर्चुनेट आप बोलो या थोड़ा अजीब है नुवामा के साथ में, ये 6th कंसेक्यूटिव क्वार्टर है नुवामा का जहां पे इनका नेट प्रॉफिट जो है ना, वो यही 250 से 260 करोड़ के बीच में रह रहा है। मतलब आई थिंक ये 1.5 साल हो गया अब इसको, तो इनका पैट क्वार्टर ऑन क्वार्टर लेवल पे ज्यादा ग्रो ही नहीं कर पा रहा, क्योंकि भाई ये जो दो मेन इंजन थे इनके, कैपिटल मार्केट और एसेट सर्विसेज, एक को वो मतलब मार्केट ने पटक दिया, दूसरे को सेबी ने पटक दिया, तो उसकी वजह से टॉप लाइन ग्रोथ भी एक तरीके से अटक गई है। बॉटम लाइन की ग्रोथ भी हर एक क्वार्टर में हम देख रहे हैं नंबर यही आ रहा है, 250 से 260 करोड़ का। 9 मंथ्स में कैसी परफॉर्मेंस है, तो रेवेन्यू 8% से ग्रो किया है, क्योंकि फर्स्ट क्वार्टर इनका बहुत अच्छा था, 15-16% की ग्रोथ थी, और ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला था कंपनी को वहां पे, 18-20% से इनका मतलब नेट प्रॉफिट ग्रोथ हुआ था। बाकी तो दोनों क्वार्टर कंपनी के काफी ठंडे गए हैं। अब डिवीजन वाइज अगर हम देखें कि जो इनके अलग अलग सेगमेंट्स हैं उनकी कैसी परफॉर्मेंस है, तो सबसे पहले तो वेल्थ मैनेजमेंट, क्योंकि अगर मैं नुवामा वेल्थ को देख रहा हूं तो मेन मतलब मुझे वेल्थ मैनेजमेंट से मतलब है। ऑफकोर्स बाकी बिजनेस भी अच्छा करना चाहिए, लेकिन मुझे अगर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में इंटरेस्ट है या मुझे एएमसी में इंटरेस्ट है, तो मेरे पास तो और भी ऑप्शन है ना। अगर मैं नुवामा में इन्वेस्ट कर रहा हूं तो मेन फोकस मेरा इस बिजनेस पे होना चाहिए। सो वेल्थ मैनेजमेंट का ओवरऑल अगर मैं रेवेन्यू देखूं तो उसमें 18% की ग्रोथ है, और प्रॉफिट इस बिजनेस का 23% से ग्रो किया है, यानी यहां पे ग्रोथ भी हाई टीन में है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी मिला है इस कंपनी को, तो इसकी परफॉर्मेंस फिर से इस क्वार्टर में कंसिस्टेंटली काफी अच्छी आई है। अब ये वेल्थ में इनके दो सेगमेंट आते हैं, एक है नुवामा वेल्थ, दूसरा है नुवामा प्राइवेट। नुवामा वेल्थ में ये कंपनी जो मास एफ्लुएंट हो गए, आपके एचएनआईज हो गए, उनको केटर करती है, तो इसका रेवेन्यू ग्रो किया है 18%, और इसमें काफी स्ट्रॉन्ग ऑपरेटिंग लेवरेज मिला है, 26% की इसमें प्रॉफिट की ग्रोथ है। फिर जो नुवामा प्राइवेट वाला सेगमेंट है, जहां पे ये अल्ट्रा एचएनआई हो गया, फैमिली ऑफिसेस हो गए, सीएक्सओज हो गए, उनको केटर करते हैं, उसका भी रेवेन्यू ग्रो किया है 19% से, और इसमें एक और अच्छी चीज है कि एआरआर का रेवेन्यू 45% से ग्रो किया है, मतलब कि रिकरिंग रेवेन्यू यानी रेवेन्यू की क्वालिटी भी इसमें काफी अच्छी आई है, प्लस इसका भी प्रॉफिट 20% से ग्रो किया है। तो जो मेन इंजन है, मतलब जिसके लिए मैं ज्यादा इंटरेस्टेड हूं इस बिजनेस में, उसके नंबर्स अच्छे आए हैं। एक और चीज अच्छी क्या हुई है कि वेल्थ मैनेजमेंट का ओवरऑल अगर आप रेवेन्यू में कंट्रीब्यूशन देखोगे, जैसे ये 430 करोड़ है, टोटल रेवेन्यू है आपका 750 करोड़, तो टोटल रेवेन्यू में वेल्थ मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन अब हो गया 57%। लास्ट ईयर ये होता था 45-40% के बीच में, क्योंकि वो जो दो मेन इंजन है इनके, कैपिटल मार्केट, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, इंस्टीट्यूशनल इक्विटी, वही इनके ओवरऑल ग्रोथ को ड्राइव करते थे। अब क्या हुआ है, वेल्थ मैनेजमेंट का कंट्रीब्यूशन मोर देन 50% हो गया है। प्लस अगर आप प्रॉफिट में भी देखोगे, तो वेल्थ मैनेजमेंट का जो नेट प्रॉफिट में कंट्रीब्यूशन है वो भी अब 43-44% हो गया, पहले ये 30% में होता था, क्योंकि उन दोनों बिजनेसेस में ऑपरेटिंग लेवरेज काफी अच्छा मिलता है, तो वो लोग प्रॉफिट को ज्यादा मेनली ड्राइव करते थे, तो ये चीज अच्छी हुई है कंपनी की।
फिर एसेट मैनेजमेंट का डिवीजन अगर हम देखें तो इसमें मैनेजमेंट फी या रेवेन्यू आप बोल लो इसको, इसमें 33% की ग्रोथ है, अच्छी ग्रोथ है। एयूएम इसका 12% से ग्रो किया है, मतलब इस क्वार्टर में एयूएम में ज़्यादा ग्रोथ नहीं आई है, लेकिन ये 2-3 साल पुराना ही बिजनेस है कंपनी का, और 3 साल में आई थिंक इन्होंने अपने टोटल एयूएम को 2.5 गुना कर दिया, तो उस पॉइंट से ग्रोथ इसकी ठीक दिख रही है। फिर कमर्शियल रियल एस्टेट वाला जो सेगमेंट है इसमें काफ़ी सॉलिड ग्रोथ है 72% की। इन्होंने Q1 में साकेत में एक वो प्रॉपर्टी थी उसमें वो लॉन्च करा था, फिर लास्ट क्वार्टर में इन्होंने चेन्नई में करा था, तो इसका मोमेंटम अभी तक अच्छा रहा है। देन म्यूचुअल फंड का लाइसेंस इनको मिल गया। सो नुवामा का प्लान है बेसिकली, जो SIF है ना, लास्ट ईयर सेबी ने जो लॉन्च किया था, स्पेशलाइज्ड इन्वेस्टमेंट फंड या कुछ ऐसा करके नाम है, उसके अंदर इस कंपनी का काफी इंटरेस्ट है, वहां पे ये एंटर करने को देख रहे हैं। इनके दो पर्पस हैं, पहला तो जो इनके एग्जिस्टिंग अल्ट्रा HNI क्लाइंट्स हैं उनको मतलब वो उसमें थोड़ा सा एलोकेट करेंगे क्योंकि उनको टैक्स बेनिफिट मिलेगा। दूसरा इनका प्लान है जो मतलब ये जो SIF में एंटर करने से इनके ईल्ड इंप्रूव हो जाएंगे। ईल्ड क्यों इंप्रूव हो जाएगा? क्योंकि एक तो AIF जो है उसमें आपका टिकट साइज काफी ज्यादा होता है, 1 करोड़ का होता है। SIF में आपके टिकट साइज कम होते हैं, आई थिंक 10-20 लाख के से भी आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे ना कंपनी जो रिटेल क्लाइंट्स होते हैं, जो आपके थोड़े मास कैटेगरी के जो क्लाइंट्स हैं उनको केटर करेगी, उनको भी टारगेट कर सकती है। और क्योंकि मतलब आप उनके लिए ये प्रोडक्ट के अंदर एंटर कर रहे हो, तो जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है ना वो काफी स्ट्रांग हो जाएगा। मतलब जैसे जो म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं, जो आपके इंडिपेंडेंट फाइनेंशियल एडवाइजर्स होते हैं, फाइनेंशियल प्लानर्स होते हैं, उनका एक्सेस कंपनी के पास में आ जाएगा, तो वहां से इनका डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी स्ट्रांग हो जाएगा, प्लस रिटेल क्लाइंट्स की वजह से थोड़ा सा ईल्ड भी इस वाले प्रोडक्ट के अंदर कंपनी का अच्छा बन जाएगा। तो इसका अप्रूवल आ गया, सो ये एक पॉजिटिव है कंपनी के लिए। फिर इनके जो दो मेन बिजनेस मतलब कि जो लास्ट ईयर तक मेन होते थे रेवेन्यू और प्रॉफिट के पॉइंट ऑफ व्यू पे, जो एसेट सर्विसेज और कैपिटल मार्केट, अब इसमें एसेट सर्विसेज वाला जो बिजनेस है इसका रेवेन्यू Q1Q 7% से ग्रो किया है। YOY का नंबर इन्होंने नहीं दिया है, YOY बेसिकली ये नंबर मतलब फ्लैट रहा है। पिछले साल भी Q3 में इसका रेवेन्यू यही 170-172 करोड़ होता था। Q1Q लेकिन इसमें ग्रोथ आई है और ये अच्छी बात है, क्योंकि ये वही सेगमेंट है जहां पे जेन स्ट्रीट का जो वो एपिसोड हुआ सेबी के साथ में, उसकी वजह से ग्रोथ इनका काफी इंपैक्ट हो गया। पहले इस बिजनेस में 40-50% ग्रोथ आती थी, लेकिन पिछले 2-3 क्वार्टर से ये काफी ठंडा पड़ा हुआ है। अच्छी चीज है, Q1Q इसमें ग्रोथ देखने को मिला है। फिर आपका अगला बिजनेस आता है कैपिटल मार्केट का, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग प्लस इंस्टीट्यूशनल इक्विटी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग मतलब वही जो आप IPO लेके आते हो, QIP करवाते हो, और वो जो मर्जर एक्विजिशन होता है वहां से आपको रेवेन्यू आता है। इंस्टीट्यूशनल इक्विटी हो गया मतलब जो आपके ये इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स होते हैं, म्यूचुअल फंड, PMS वगैरह, प्लस जो फॉरेन इन्वेस्टर्स होते हैं उनको आप रिसर्च वगैरह प्रोवाइड करते हो। मार्केट में जो ट्रेडिंग करनी होती है उसके लिए ब्रोकिंग सर्विसेज देते हो। किसी कंपनी की मैनेजमेंट के साथ में मिलना होता है, वो सारी आप चीजें अरेंज करवाते हो, कॉन्फ्रेंसेस वगैरह करवाते हो, उससे आपको रेवेन्यू आता है। अब ये जो बिजनेस है ना इनका कैपिटल मार्केट का, ये सबसे ज्यादा सिक्लिकल है। एसेट सर्विसेज का इतना ज्यादा सिक्लिकल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे तो कंपनी कस्टोडियन का काम करती है, जो एसेट्स हैं, जो मतलब शेयर्स हैं, बॉन्ड्स हैं इनके क्लाइंट्स के, उसको मैनेज करती है, फंड अकाउंटिंग करती है, रिपोर्टिंग करती है, उससे रेवेन्यू आता है। लेकिन कैपिटल मार्केट में ट्रेडिंग जितनी ज्यादा होगी, मर्जर एक्विजिशन जितना ज्यादा होगा, फंड रेजिंग जितनी ज्यादा होगी, उससे इनको रेवेन्यू आएगा। और अभी जैसा मार्केट है ये सारी चीजें कुछ भी नहीं हो रही, तो इसीलिए आप देखोगे कैपिटल मार्केट का रेवेन्यू इनका 21% डी ग्रो करा है। पिछले साल ये वाला बिजनेस जो है ये 80, 90, 100% से ग्रो करता था हर एक क्वार्टर में YOY लेवल पे। अभी ये बिजनेस बिल्कुल ही मतलब एक तरीके से वो ठंडा पड़ा हुआ है, डेड पड़ा हुआ है, तो इसमें डी ग्रोथ हुई है 21% की। और एक तरीके से हम बोल सकते हैं इसी दोनों बिजनेसेस ने इनके ओवरऑल परफॉर्मेंस को थोड़ा सा ज्यादा इंपैक्ट किया है, वरना मेन जो बिजनेस है वेल्थ मैनेजमेंट का उसमें तो हमको थोड़ी सी ठीक ठाक ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये ओवरऑल नंबर्स हैं नोवामा वेल्थ के, मतलब कंसोलिडेटेड लेवल्स पे अगर मैं देखूं तो थोड़े इससे बेटर नंबर्स मैं एक्सपेक्ट कर रहा था, मतलब 20-25% नहीं, लेकिन 4% से थोड़ी सी बेटर ग्रोथ। प्लस Q1Q लेवल पे भी मुझे देखना था कि थोड़े नंबर इंप्रूव हों Q2 के कंपैरिजन में, क्योंकि अगर आपको याद हो तो लास्ट क्वार्टर में मतलब Q2 के कॉन कॉल में दो चीजें बोली थी मैनेजमेंट ने। एक तो इनका जो लोन बुक है, लेंडिंग बुक है, वो ग्रो किया था, लेकिन नेट इंटरेस्ट इनकम नहीं आया था इनको लास्ट क्वार्टर में, क्योंकि वो बुक की ग्रोथ बिल्कुल क्वार्टर के एंड में हुई थी। तो अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर मतलब ये जो Q3 है इसमें उसका इंटरेस्ट इनकम ऐड होना था। दूसरा आप इनका वो जो जेन स्ट्रीट वाला जो पूरा एपिसोड हुआ एसेट सर्विस वाले बिजनेस के अंदर, तो उसमें मैनेजमेंट का कहना था कि उस क्लाइंट की वजह से जो हमारा रेवेन्यू लॉस हुआ था उसका 50% हमने रिकवर कर लिया है, Q2 के एंड में इनका कहना था, और बाकी का जो 50% है वो FY26 के एंड तक रिकवर हो जाएगा। तो इन दोनों चीजों की वजह से Q3 का नंबर मैं पर्सनली एक्सपेक्ट कर रहा था Q2 के आसपास या उससे थोड़ा सा बेटर हो, लेकिन अभी Q1Q लेवल पे आप देखोगे
तो हल्का सा डी ग्रो देखने को मिलता है Q3 में Q2 के कंपैरिजन में। तो वही एक चीज़ है, बाकी तो ओवरऑल नंबर्स अच्छे हैं। एंड वही पॉइंट है कि मतलब अगर आप ये वेल्थ मैनेजमेंट कंपनीज को ट्रैक कर रहे हो, चाहे नुवामा है, आनंद राठी है, मोतीलाल ओसवाल है, तो मतलब क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस पे ऐसे मतलब हम कंपेयर करके इसमें जजमेंट नहीं पास कर सकते, क्योंकि इनका एक तो बिजनेस मॉडल उस तरीके का है, दूसरा ये जो वेल्थ मैनेजमेंट वाला सेगमेंट है ना, इसमें बहुत लंबी और काफी स्ट्रॉन्ग ग्रोथ स्टोरी है, जो हमने आनंद राठी में भी डिस्कस किया था कि आप इक्विटी पेनिट्रेशन देखो ना इंडिया का, मतलब 5 to 6 टाइम अंडर पेनिट्रेशन है अगर हम ग्लोबल एवरेज से भी कंपेयर करते हैं। अभी भी मोर देन 50% जो फाइनेंशियल हाउस होल्ड एसेट है हमारा, वो आपका एफडी के अंदर या फिर इंश्योरेंस के अंदर, जो आपके फिक्स्ड इनकम जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं उसके अंदर लगा हुआ है। तो इक्विटी में या इक्विटी म्यूचुअल फंड में यहाँ पे बहुत बड़ा अंडर पेनिट्रेशन है, और यहाँ पे लोगों को एडवाइस की भी जरूरत है। तो ऐसे जो वेल्थ मैनेजर्स हैं, इनका तो मतलब आगे और डिमांड बढ़ना ही है। और नुवामा का वही प्रॉब्लम है कि, प्रॉब्लम बोल रहा हूं मैं, मतलब नुवामा का वही सबसे अच्छी चीज है कि इनका आप अगर वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस देखोगे तो चाहे पिछला साल देख लो, जब पूरी मार्केट अच्छा कर रही थी, कैपिटल मार्केट डिवीजन इनका अच्छा कर रहा था, इनका वेल्थ मैनेजमेंट वाला बिजनेस तब भी कंसिस्टेंटली 20-25% पे ग्रो करता था। अभी भी एक सवा साल कितना खराब मार्केट गया है, लेकिन ये वाला बिजनेस अभी भी हर एक क्वार्टर में आप देखोगे पीपीटी खोल के तो 20-25-30% के रेंज में ग्रो करता है। अगर इस बिजनेस में कुछ प्रॉब्लम आता तब मैं थोड़ा सा पैनिक करता, थोड़ा सा मतलब मुझे कंसर्न होता, लेकिन मेन इंजन तो आपका ठीक कर रहा है ना। और मुझे नुवामा स्पेशली ये मोतीलाल या आनंद राठी के कंपैरिजन में थोड़ा सा ज्यादा मुझे बेटर लगता है, क्योंकि नुवामा में ना ये डाइवर्सिफिकेशन का फ्लेवर बहुत अच्छा है। मतलब एक तो इनका ये जो वेल्थ मैनेजमेंट का बिजनेस है वो तो प्रिडिक्टेबिलिटी देता है, स्टेबिलिटी देता है ऐसे मार्केट में, मतलब इनके रेवेन्यू को, प्रॉफिट को प्रोटेक्ट करके रखता है। और कल को मतलब ऐसा तो है नहीं कि हमेशा इस तरीके की मार्केट रहेगी जो अभी चल रही है, 6 महीने बाद, 1 साल बाद मार्केट तो नॉर्मलाइज होगी। कितनी सारी कंपनीज हैं जिनको आईपीओ लेकर के आना है, फंड रेजिंग करनी है, कितनी सारी कंपनीज हैं जिनको क्यूआईपी करना है, मतलब उनके बैलेंस शीट पे डेट बढ़ा हुआ है, अब उनको फंड रेजिंग करनी है, तो वो वेट कर रहे हैं कि मार्केट थोड़ा नॉर्मल हो, हमारे स्टॉक प्राइस थोड़ा अप्रिशिएट हो, फिर हम क्यूआईपी करेंगे। कितने सारे कंपनीज को आप देखोगे जिनके प्रोमोटर को स्टेक थोड़ा सा अपना कम करना है क्योंकि रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट है। तो ये सारी चीजें हैं, हर कोई वेट कर रहा है थोड़ा मार्केट नॉर्मलाइज हो। तो 6 महीना 1 साल जब भी मार्केट आगे चल के नॉर्मलाइज होगा और इनका कैपिटल मार्केट वाला जो बिजनेस है वो, उसको डिमांड मिलनी शुरू होगी, उसके पास में ऑर्डर्स आने स्टार्ट होंगे, तो वो बिजनेस क्या करता है ना, इनके ओवरऑल ग्रोथ को और ज्यादा मतलब फास्ट कर देता है। वैसे जैसे वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस ग्रो कर रहा है 20-25% पे, कैपिटल मार्केट में जब ग्रोथ आती है, एसेट सर्विसेज बिजनेस में जब ग्रोथ आती है, तब इनका ओवरऑल रेवेन्यू ग्रो करता है 30-40% पे, और उनमें ऑपरेटिंग लिवरेज बहुत स्ट्रांग मिलता है। तो वहां पे कंपनी का पैड ग्रोथ आ जाता है 60-70% का। तो उस वजह से नुवामा का खेल मुझे थोड़ा सा ज्यादा बेटर लगता है बाकी प्लेयर्स के कंपैरिजन में। लेकिन चाहे मोतीलाल हो, नुवामा हो, इन सब का जो आगे का आउटलुक है वो काफी अच्छा है। बस इनका ये कॉन कॉल में हमको क्लैरिटी चाहिए कि ये जो जेन स्ट्रीट का जो इशू है ये कब तक नॉर्मलाइज हो जाएगा। वैसे एक्सपेक्टेड था कि Q4 लास्ट क्वार्टर होगा और Q1 ऑफ FY27 से इनका बेस इफेक्ट नॉर्मलाइज हो जाएगा, और फिर FY27 में हमको अच्छी अर्निंग ग्रोथ देखने को मिलेगी। मतलब आप अगर अज्यूम करो कि वो जो दो बिजनेस हैं वो फ्लैट भी रहते हैं पूरे FY27 में, FY26 में तो मतलब उनमें नेगेटिव ग्रोथ थी, FY27 में अगर वो फ्लैट भी रहते हैं, एसेट सर्विसेज वैसे तो ग्रो करेगा बट लेट्स अज्यूम कि अगर वो फ्लैट भी रहता है तो भी वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस तो 20-25% पे ग्रो कर ही रहा है, और पी है स्टॉक का 21-22-23 के आसपास का। तो बस उस पर हमको थोड़ा सा वो मैनेजमेंट पे कमेंट्री चाहिए। बाकी अगर आप वैल्यूएशन देखो, ग्रोथ आउटलुक देखो, तो सारी चीजें अच्छी लगती हैं। देखते हैं क्या आगे मैनेजमेंट कमेंट्री देता है, कौन कॉल इसका डिस्कस करेंगे। आपके जो भी डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।